Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to learn chapter number 7 of our English pedagogy, and that is evaluating language comprehension and proficiency, listening, speaking, reading and writing. सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के कॉन्सेप्ट में इसके संदर्भ में जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, उसको समझना इस चैप्टर का टॉपिक है। इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक्स को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड, चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल में आपको इंग्लिश पेडागोजी और दूसरे सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इवैल्यूएशन जो है वो है क्या, मतलब मूल्यांकन एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए, इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस which is being used to measure students' progress, reform educational system and enhance accountancy for outcomes। देखो, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत ना बच्चों की जो प्रोग्रेस है, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको मेजर किया जाता है या मापा जाता है। साथ ही साथ और क्या किया जाता है फ्रेंड, जो एजुकेशनल सिस्टम है वो सही है कि नहीं, वो बच्चों को जो एम है, बच्चों को सिखाने का जो लक्ष्य है उसको सही प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं, इसको भी मेजर किया जाता है एवेल्युएट करके या मूल्यांकन करके। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, मूल्यांकन क्या है? सिर्फ बच्चों को मापना नहीं, बल्कि एजुकेशनल सिस्टम के लक्ष्य है उसको चेक करना कि वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो पा रहा है कि नहीं, जो हमारा सिस्टम है वो, है ना। तो ये हो गए इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। आगे हम देखेंगे मूल्यांकन का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। जो मूल्यांकन है उसके क्या महत्व है उसको देख लेते हैं। तो इवैल्यूएशन हेल्प्स द टीचर टू नो वेदर द टीचिंग मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड वॉज सक्सेसफुल और नॉट। मूल्यांकन का महत्व देख रहे हैं, तो देखो, मूल्यांकन का सबसे बड़ा महत्व यही होता है कि जो पठन विधि है, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो सक्सेसफुल है कि नहीं है ना। तो जो टीचिंग मेथड है वो सही है कि नहीं है, इसको हम मेजर करते हैं मूल्यांकन के थ्रू। बच्चों का तो मूल्यांकन होता ही है, हमारे टीचिंग मेथड का भी मूल्यांकन होता है इवैल्यूएशन के द्वारा, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये टीचर का भी एक तरह का मूल्यांकन होता है। आगे देखिए, It helps the teacher to know how successful students were in learning new skills। इवैल्यूएशन टीचर को यह बताता है कि जो बच्चे हैं वो कितने सफल हुए हैं किसी भी चीज़ को या नए लैंग्वेज को सीख पाने में या नए स्किल को सीख पाने में। ठीक है, तो इस तरह से मूल्यांकन एक टीचर को या हमको यह भी बताता है। अगला पॉइंट है, इवैल्यूएशन आल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन विच एरिया ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स मोर अटेंशन। जो मूल्यांकन है वो बच्चों को यह पहचानने में भी मदद करता है कि उनका कौन सा पक्ष कमज़ोर है और उनको कौन से पक्ष में ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, ये बच्चों को भी और टीचर को भी। तो इस तरह से मूल्यांकन की बहुत ही ज़्यादा महत्व है बच्चों की स्ट्रॉन्ग जोन और वीक जोन को पहचानने में, एजुकेशनल सिस्टम के जो मेन लक्ष्य है उसको समझने में, है ना, और टीचिंग जो मेथड है उसके उपयुक्तता को पहचानने में। तो आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट है ना वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम की व्यू से, सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप देखते रहेंगे। अगला हम पॉइंट देखने वाले हैं स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के चरण, है ना, कि जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, उसके कौन कौन से चरण होते हैं, तो मतलब जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो कौन कौन सी स्टेप में होता है ना। तो शिक्षा के उद्देश्य को पहले पहचानते हैं कि भाई जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, फिर उस उद्देश्य के बेस पर हम अपना चेक या इवैल्यूएशन का काम करेंगे। तो शिक्षा के उद्देश्य को पहचानने के बाद क्या होगा, व्यवहारिक बदलाव की मापन करेंगे कि बच्चों में कौन से तरह का व्यवहारिक बदलाव हुआ है समय के हिसाब से, उसके हिसाब से तो ही मेजरमेंट होगी। फिर सीखने के अनुभव को व्यवस्थित करना, जो भी सीखना है बच्चों को उसके एक्सपीरियंस को व्यवस्थित किया जाता है, फिर चेक या टेस्ट लिया जाता है। तो इस तरह से जो स्टेप्स होते हैं इवैल्यूएशन का। चलो आगे हम देख लेते हैं स्कूल बेस्ड जो इवैल्यूएशन होती है या स्कूल बेस्ड जो आकलन होता है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है SBA, या नाम याद रखेंगे आप, SBA मतलब स्कूल बेस्ड असेसमेंट ये मतलब मूल्यांकन, है ना, या इवैल्यूएशन। तो वो कैसे होता है और क्या होता है? तो दिस फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज परफॉर्म्ड एट द स्कूल लेवल। तो SBA कहाँ होता है? वो स्कूल लेवल में उसको लिया जाता है, किसके द्वारा? टीचर्स और एजुकेटर्स के द्वारा। इट इज डन फुली इन द स्कूल बेस्ड, है ना, स्कूल बेस्ड होता है पूरी तरह से। द फीचर्स ऑफ SBA आर एज फॉलोज। दो अभी हम देख लेंगे। तो आई होप कि SBA क्या होता है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ना, स्कूल आधारित आकलन। अभी हम देख लेते हैं स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट होती है या स्कूल बेस्ड जो आकलन होता है उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, है ना, फीचर्स। देखिए, तो सबसे पहला चीज होता है जो स्कूल बेस्ड आकलन होती है वो होती है चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित होती है। टीचर है फुली अथॉरिटी इन SBA, है ना। इस तरह के जो आकलन होती है उसमें टीचर को पूरी तरह से अथॉरिटी या उनका अधिकार होता है कि वो अपने स्तर में वो आकलन कर सके। अगला है इट प्रोवाइड अ गुड आइडिया टू टीचर्स अबाउट द चिल्ड्रंस वीक एंड स्ट्रॉन्ग जोन। ये तो
एसबीए जो होती है वो टीचर को एक अच्छा आइडिया प्रोवाइड करता है बच्चों के स्ट्रॉन्गर वीक जोन के बारे में। तो इस तरह से एसबीए का फुल फॉर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट, याद रखेंगे आप। चलिए आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आकलन जो होती है या मूल्यांकन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, जो मूल्यांकन होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। एक और टाइप होता है फ्रेंड, याद रखेंगे आप, फॉर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भी एक आकलन का तरीका है, उसको हम इसके बाद देखेंगे। पहले इन दोनों को देख लेते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट को। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक आकलन, और समेटिव असेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं योगात्मक आकलन। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा गया है ना, योगात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन होता क्या है, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझिए, एग्जाम्स में आते रहते हैं। देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टिपिकली conducted during the development or improvement of program of course. This occurs over the short term. होता क्या है, साल में या किसी सत्र में दो तरह के एग्जाम्स चलते रहते हैं बच्चों का, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। फॉर्मेटिव मतलब होता है बीच बीच में है ना, या सत्र के बीच में जो भी एग्जाम्स ले आ जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में या पीरियड में, वो कहलाता है फॉर्मेटिव। ठीक है, इसको एफए भी बोला जाता है शॉर्ट में, FA1 FA2 करके बच्चों का एग्जाम आप सुने होंगे होता है ना। तो ये होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये इसको मंथली एग्जाम भी आप बोल सकते हैं, 1 महीने 2 महीने में ये इस तरह का एग्जाम हो जाता है, 2 चैप्टर 3 चैप्टर का। उसके बाद होता है समेटिव आकलन। समेटिव आकलन में बच्चों का ना एक पूरी कंप्लीट उनका आकलन किया जाता है साल भर में या टर्म के एंड में। ठीक है, दिस टेक प्लेस ऑन द एंड ऑफ द लार्ज पीरियड ऑफ लर्निंग लाइक द एंड ऑफ अ ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह के सत्र के आखिरी में या तो एक लंबे पीरियड के बाद और बीच में भी होता है एक बार। ठीक है, SA1 और SA2 के रूप में इसको लिया जाता है स्कूलों में। ठीक है, SA1 और SA2 शॉर्ट में बोला जाता है। समेटिव असेसमेंट 1 मतलब हाफ ईयरली की जगह में SA1 और फाइनल एग्जाम की जगह में SA2। तो ये होती है समेटिव आकलन, मतलब उसमें ना कंप्लीट एक इवैल्यूएशन किया जाता है बच्चों का। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार के आकलन, एक हो गया फॉर्मेटिव जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है बच्चों में, और एक ये मंथली टेस्ट के रूप में होती है। ठीक है, बीच में मतलब सत्र के या सेशन के बीच में, और ये समेटिव मतलब हो गया या तो सत्र के लास्ट में टर्म एंड में या तो मिड टर्म में। ठीक है, तो बीच में मीन्स बीच में एक बार और आखिरी में एक बार, 2 बार। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के मेन आकलन के प्रकार। एक और प्रकार है फ्रेंड पोर्टफोलियो, जिसको हम बोलते हैं जानकारी संग्रह, हिंदी में अगर बोलेंगे तो। दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरिम असेसमेंट, अल्पकालीन आकलन भी इसको हम बोलेंगे। दिस टेक प्लेस ओकेशनली, बीच में होता रहता है लॉन्ग पीरियड के बाद, और छोटा छोटा एग्जाम होता है। जैसे हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट देना बच्चों को, किसी तरह का रिटर्न असाइनमेंट देना, ये कहलाता है बच्चों का पोर्टफोलियो या जानकारी संग्रह का तरीका, है ना, आकलन का एक तरीका। ठीक है, तो आई होप कि आप तीनों तरह के आकलन से अच्छे से क्लियर हुए होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट एंड पोर्टफोलियो। चलिए हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे CCE को, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्योंकि हम इवैल्यूएशन पढ़ रहे हैं तो CCE को पढ़ना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, है ना। CCE जिसके तहत हमारा मूल्यांकन का प्रक्रिया चलता है अभी स्कूलों में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसको हिंदी में बोला जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए CCE क्या होता है, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ना। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वाज अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट मेंडेड बाय राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया 2009। राइट ऑफ एजुकेशन था जो RTE 2009 में, उसके तहत CCE को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके तहत क्या था, बच्चों का कंटिन्यूसली और व्यापक एक इवैल्यूएशन या मूल्यांकन किया जाता है। तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ school based evaluation of students that covers all the aspects of students। बच्चों के सभी पक्षों का निरंतर और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, और इसी को बोला जाता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। ठीक है, CCE का फुल फॉर्म क्या हो गया। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कंटिन्यूअस और जो कॉम्प्रिहेंसिव, 2 वर्ड है 2 टर्म है, उसके मीनिंग क्या है। तो देखिए, द टर्म कंटिन्यूअस रिफर्स दैट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों का जो मूल्यांकन है ना, वो निरंतर छोटे छोटे पक्षों को उनके लगातार उनके शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकित किया जाता है, जैसे उनके खेलते समय, है ना, क्लास के टाइम में और बीच में। तो ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है मूल्यांकन, इसलिए कंटिन्यूअस मूल्यांकन। और कॉम्प्रिहेंसिव इस कारण से बोला जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चों के सिर्फ एक पक्षों का मूल्यांकन नहीं किया जाता, बल्कि बच्चों के ना सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। सभी पक्ष मतलब क्या, स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स। स्कॉलिस्टिक मीन्स होता है शैक्षणिक, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड उनका मूल्यांकन हो गया।
को स्कॉलिस्टिक मीन्स हो जाता है शैक्षणिक जो उनकी गतिविधियां होती है, उनके खेल कूद से रिलेटेड, है ना, म्यूजिक, डांस, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड जो उनका मूल्यांकन होगा वो कहलाएगा को स्कॉलिस्टिक मूल्यांकन या को स्कॉलिस्टिक असेसमेंट। तो इस तरह से बच्चों का कॉम्प्रीहेंसिव जो वर्ड है वो इस चीज़ को डिनोट करता है कि बच्चों का ना पूरा या योगात्मक मूल्यांकन हो, बच्चों का एक कंप्लीट मूल्यांकन हो, कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन हो। तो इस तरह से सीसी मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलिए अब देख लेते हैं जो सीसी था उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसी वो देखिए क्या होता है। तो पहला इसका उद्देश्य हो गया टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल्स, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य हो गया सीसी का पहला। दूसरा है टू ले एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसिस मेमोराइजेशन, जो रटने की प्रक्रिया थी उस पर जोर देना कम करना, है ना, उस पर जोर नहीं देना बल्कि समझ पर ज़्यादा जोर देना, समझ, थॉट पर, है ना, विचारों को विकसित करने पर ज़्यादा जोर देना। ये भी क्या था, एम्फेसिस मतलब होता है फ्रेंड्स याद रखना, जोर देना या बल देना। ठीक है, तो दो उद्देश्य हो गए उसके सीसी के। चलिए तीसरा उद्देश्य हम देखते हैं। तीसरा उद्देश्य है टू मेक इवैल्यूएशन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो मूल्यांकन है उसको एक हिस्सा बनाना। ठीक है, ये भी उद्देश्य था सीसीई का। फोर्थ है टू यूज इवैल्यूएशन एज अ क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस, मूल्यांकन को एक क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस के रूप में यूज करना, है ना, एंड मेंटेन डिजायर्ड स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस, और एक जो चाही गई स्टैंडर्ड है बच्चों में उसको मेंटेन करके रखना। पांचवा उसका उद्देश्य है फ्रेंड देखिए, सीसीई के उद्देश्य क्या है करके एग्जाम में आता है ना, याद रखेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीसीई करके, तो ये पूरे पॉइंट आप याद रखेंगे, याद रखना इसको जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको लर्नर सेंटर्ड, बच्चों के या बाल केंद्रित बनाना भी एक उद्देश्य है किसका, सीसीई का। स्कॉलिस्टिक्स एस्पेक्ट्स इंक्लूड करिकुलम एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज वेरियस। को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट इंक्लूड लाइक स्किल्स, को करिकुलम एक्टिविटीज, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। जो स्कॉलिस्टिक एरियाज है वो किस चीज़ को कवर करती है, वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया को कवर करती है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया, है ना। स्कॉलिस्टिक मीन्स आपके विषय से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित, आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित एरिया, और को स्कॉलिस्टिक किस चीज़ को डिनोट करता है, स्किल्स को, जो पढ़ाई को छोड़कर जो बाकी स्किल्स है बच्चों में, जिसको को करिकुलम एक्टिविटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो इन एटीट्यूड्स को डिनोट करती है को स्कॉलिस्टिक। तो ये दोनों फील्ड में बच्चों को स्ट्रांग बनाना एक उद्देश्य था किसका, सीसीई का, को स्कॉलिस्टिक एंड स्कॉलिस्टिक फील्ड में। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। अब देखो हमने देख लिया उद्देश्य सीसी का, अब हम देखेंगे आगे इंपॉर्टेंस ऑफ सीसी स्कीम। सीसी जो स्कीम था उनके महत्व क्या थे, तो उनके महत्व कौन से देखिए। इट विल रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी विच ऑफन बिल्ड अप ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन। देखिए बच्चों का एग्जाम अब कंटिन्यूअस चलता है, पार्ट पार्ट में, टुकड़े टुकड़े में चलता है, तो एक बर्डन जो होता है ना बच्चों के सिर में वो अब नहीं रह पाता, है ना। किसी भी तरह का एक बार में ही बर्डन नहीं होता बच्चों में, छोटे छोटे टर्म से उनके एग्जामिनेशन होते हैं, तो उनमें जो स्ट्रेस और एंजाइटी, चिंता और तनाव था वो कम हो गया है। ये महत्व है सीसीई का। आगे हम देखेंगे इट विल रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट्स। देखो ड्रॉप आउट मीन्स होता है बच्चों का बीच में स्कूल को छोड़ देना, उसको ऐसे बच्चों को ड्रॉप आउट बोलते हैं। फ्रेंड याद रखेंगे, ड्रॉप आउट मतलब ऐसे स्टूडेंट जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उसको ड्रॉप आउट्स बोलते हैं। तो ये रिड्यूस करना मतलब कम करना। सीसी था ना, जो बीच बीच में बच्चों का छोटे छोटे पार्ट्स में एग्जाम लेने वाला जो पैटर्न है वो क्या किया है, बच्चों के स्कूल बीच में छोड़ देने को कम किया है, क्योंकि इससे बच्चों में फियर और एंजाइटी कम हो गई है, डर और तनाव कम हो गया एग्जाम को लेकर, है ना। एग्जाम को लेकर जो डर था वो कम हो गया। अगला पॉइंट है सीसी का, द एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल क्लासिफिकेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट लर्निंग इन क्लासरूम विल इंक्रीज। अवधारणा से संबंधित जो क्लासिफिकेशन था, है ना, वो उसको बढ़ाना, उस पर जोर देना भी एक महत्व था है इसका सीसीई का, और एक्सपेरिमेंट पर जोर देना। ठीक है, आगे हम देखेंगे इट विल हेल्प द लर्नर्स टू डेवलप हॉलिस्टिकली in term of personality by also focusing on core scholastic aspects which will also be assessed। ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर। हॉलिस्टिक मीन्स होता है कंप्लीट पूर्ण, है ना। तो ये इस बच्चों के एक पूर्ण विकास पर जोर देने के लिए या जोर देना इसका उद्देश्य है, और बच्चों के कोई स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट पर भी इसमें फोकस करता है। ये इसका महत्व है किसका, सीसीई का। ठीक है फ्रेंड, अगला हम देखेंगे
जो तीन या चार हमारे जो कौशल या स्किल्स है ना, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, उन सारे स्किल्स का मूल्यांकन किस तरह से किया जाना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स अब इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। चलिए तो फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ लिसनिंग स्किल्स, सुनने की जो कौशल है उसका मूल्यांकन किस तरह से किया जाना चाहिए, है ना। तो द स्किल्स कैन बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो ये जो लिसनिंग स्किल्स है ना, वो नीचे कुछ मापदंड दिए गए हैं, उन मापदंड के बेसिस पर इसको इवैल्यूएट किया जा सकता है या किया जाता है। देखो कौन कौन से मापदंड है भाई, श्रवण कौशल का मूल्यांकन करने का मापदंड, ठीक है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वोकेबलरी, बच्चों में वोकेबलरी के एबिलिटी को बढ़ाना या उसमें समझ बढ़ाना, या इसके बेस पर समझ है कि नहीं, इसके बेस पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है उसके लिसनिंग कौशल का। लिसनिंग मतलब सुनने का कौशल, बच्चों में सुनने की क्षमता कैसी है उसको मापना, है ना। दूसरा मापदंड है एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन L1 एंड L2, भाषा 1 और भाषा 2 में बच्चों की पहचान की क्षमता को मापना क्या हो जाएगा, लिसनिंग कौशल को उसका मेजर करना या मापना हो जाएगा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य के स्ट्रक्चर को समझने की क्षमता को मापना। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट शी और ही हियर्स, वो क्या क्या सुनते हैं उस चीज़ को मापने का क्षमता या उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना, बच्चों के उसमें एबिलिटी को मापना, है ना। एबिलिटी टू ड्रॉ मीनिंग, किसी भी चीज़ का मीनिंग निकाल लेने की क्षमता को मापना। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इंग्लिश स्पीच साउंड, इंग्लिश स्पीच साउंड को पहचानने की क्षमता को मापना। तो इस तरह से ये सभी पॉइंट हुए किस चीज़ का, श्रवण कौशल को मूल्यांकन करने का एक पैरामीटर्स या मापदंड। चलिए आगे हम देखने वाले इवैल्यूएशन ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। अब ना जो बोलने का कौशल है, स्पीकिंग स्किल है, उसका मूल्यांकन कौन कौन से बेस पर किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि इसमें से किसी भी पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स स्पीकिंग स्किल्स कैन बी डन बाई असेसिंग लर्नर्स कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी, बच्चों में या सीखने वाले में उनकी कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी है, बातचीत करने का जो दक्षता है, कौशल है, उसको मापकर हम बच्चे के वाचन कौशल का मूल्यांकन या स्पीकिंग स्किल्स का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। इट मे इंक्लूड प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, स्ट्रेस, रिदम एंड इनोटेशन। तो ये क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती है जब हम वाचन कौशल की मापन करेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन कैसा है उसका, फ्लुएंसी कैसी है बात करने का, उनमें स्ट्रेस कैसा है, रिदम कैसा है, और इनोटेशन या उतार चढ़ाव कैसा है। इन सारे पॉइंट्स को देखकर हम उनके वाचन कौशल, है ना, स्पीकिंग स्किल का क्या करेंगे, मेजरमेंट या इवैल्यूएशन कर सकेंगे। आगे देखिए, स्टूडेंट्स आर असेस्ड व्हेन दे एदर स्पीक ऑन अ गिवन टॉपिक फॉर 4 और 5 मिनट्स। बच्चों का इस तरह का असेसमेंट या वाचन कौशल का मूल्यांकन कब कर कैसे किया जाएगा, उनको 4 या 5 मिनट के लिए कुछ बोलने के लिए बोल दिया जाए, रिसाइट अ पोयम, किसी भी पोयम को बार बार दोहराने के लिए बोला जाए, बच्चों को कोई डिबेट या डिस्कशन कराकर उनकी जो स्पीकिंग कौशल है, स्पीकिंग स्किल है, उसको चेक किया जा सकता है या इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। अब आगे देखिए, द स्पीकिंग असेसमेंट कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स, जो स्पीकिंग असेसमेंट है, वाचन कौशल का जो मूल्यांकन है ना, वो निम्नलिखित पैरामीटर्स या मापदंड को फॉलो करता है। देखो कौन कौन से मापदंड है। पहला, स्पीकिंग इंटेलिजिबली यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस, इंटेलिजिबली बोलना, इंटेलिजेंसी के साथ बात कर रहा है कि नहीं, एप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज़ कर रहा है कि नहीं, या सेंटेंस में जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस जो वर्ड है वो जब बोलते हैं तो किस शब्द को थोड़ा जोर से बोलना है और कहाँ पर थोड़ा सा कम बोलना है, उसको बोलता है स्ट्रेस, वो प्रॉपर है कि नहीं। किसी भी घटनाक्रम को या किसी भी इवेंट को या रियल इमेजिनरी को वो लॉजिकल सीक्वेंस के साथ सुना पा रहा है कि नहीं, ये मापदंड है एक स्पीकिंग असेसमेंट का। इसके बेस पर हम असेस कर सकते हैं बच्चों को। अगला है प्रेजेंटिंग ओरल रिपोर्ट्स और समराइजिंग, मेकिंग अनाउंसमेंट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, ये सब चीज़ को रिपोर्ट प्रस्तुत को बहुत ही अच्छे से और कॉन्फिडेंटली कर पा रहा है कि नहीं, है ना। अनाउंसमेंट वगैरह कंप्लीट अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं, इस बेस पर हम वाचन कौशल का मेजरमेंट कर सकते हैं। एक्सप्रेसिंग एंड आर्ग्यूइंग अ पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर एंड इफेक्टिवली, तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर आर्ग्यू बहुत अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं, ये एक मापदंड है किसका, स्पीकिंग इवैल्यूएशन का। सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से देखेंगे, है ना। टेकिंग एक्टिव पार्ट इन ग्रुप डिस्कशन में एक्टिव पार्ट लेना भी एक मापदंड है किसका, स्पीकिंग इवैल्यूएशन का। शोइंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट्स, है ना, और समराइजिंग आइडियाज समराइज करना, एलिसिटिंग द व्यूज ऑफ डिसएग्रीमेंट को भी अपना प्रूफ करना, एक्सप्रेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू पर्सनल फीलिंग्स, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड, अपनी पर्सनल फीलिंग, ओपिनियन और एटीट्यूड के ऊपर क्या करना, अपना रिस्पॉन्ड देना। और इसको कोई बच्चा प्रॉपर कर पा रहा है कि नहीं, इसके बेस पर उस बच्चे का स्पीकिंग इवैल्यूएशन
किया जा सकता है ना। तो ये सभी मापदंड है, किस चीज़ का मापदंड है, स्पीकिंग कौशल को या वाचन कौशल को इवैल्यूएट करने का या मूल्यांकन करने का मापदंड। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम लास्ट हम देखेंगे राइटिंग जो स्किल्स है उसको मापने का, असेस करने के कौन कौन से तरीके हैं। स्टूडेंट्स राइटिंग कैन बी इवैल्यूएट ऑन 5 प्रोडक्ट्स फैक्टर। याद रखेंगे जो अभी क्या देख रहे हैं, पहले हमने लिसनिंग देखा, फिर स्पीकिंग देखा, अब हम देख रहे हैं राइटिंग कौशल को मापने के तरीके। ठीक है, तो राइटिंग कौशल को फ्लुएंसी, कंटेंट, कन्वर्सन, सिंटेक्स और वोकेबलरी के बेस पर मापा जा सकता है कि उनकी सिंटेक्स, वाक्य रचना ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है, वोकेबलरी स्किल ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, कंटेंट ठीक है कि नहीं, इसके बेस पर मापन किया जा सकता है। तो दिस स्किल्स कैन बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। इन स्किल्स को निम्नलिखित पैरामीटर्स के बेस पर आपको मापन किया जा सकता है। लिजिबिलिटी, स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स, आप लिख रहे हो तो कितना स्पेस, सूटेबल स्पेस दिया जा रहा है कि नहीं, है ना, वर्ड्स में। ये कोहेंशन एंड कोहेरेंस, जो लिख रहे हैं वो सुसंगत या सामंजस्यपूर्ण है कि नहीं, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से मेल जोल है कि नहीं। मतलब कोई टॉपिक दे देंगे बच्चों को, उसके ऊपर लिखने के लिए बोलेंगे और वो पूरा उनका सेंटेंस रचना, इन सारी चीज़ों को मेजर किया जाएगा। ओरिजिनली एन आइडिया ऑफ आइडियाज़, जो लिख रहा है अपने जो भी आइडियाज़ से वो कोई चीज़ लिख रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, वो ओरिजिनल है कि नहीं, सिस्टमेटिक है कि नहीं, लॉजिक है कि नहीं, अरेंजमेंट सही है कि नहीं, क्लैरिटी है कि नहीं उनके एक्सप्रेशन में। तो इस तरह से फ्रेंड्स इन बेसिक पर किसी भी राइटिंग स्किल्स को मेजर किया जा सकता है किसी बच्चों का। ठीक है, उनको लिखने के लिए कुछ दे दिया जाए और उनके पूरे सब चीज़ को मेजर किया जाए कि वो कैसे और किस तरह से उनका राइटिंग्स है। राइटिंग का मतलब आपके हैंड राइटिंग बनाने से नहीं है, मैं बता दूं। राइटिंग का मतलब है यहाँ पर राइटिंग स्किल मतलब होता है, राइटिंग स्किल मीन्स ये मत समझिएगा कि आपको आपका हैंड राइटिंग चेक करना, वो अलग चीज़ है। राइटिंग स्किल मीन्स आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको कुछ लिखने के लिए बोला जाएगा और वो आपका लेखन है ना कैसा है, उसको आपकी राइटिंग स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसको चेक करने के ये पूरे मापदंड है, ये सारे पैमाने को, मापदंड को आप याद रखेंगे, पैरामीटर्स को। तो ये इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है, थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। एक बार पूरे चैप्टर्स को और अच्छे से देखिए और इनसे रिलेटेड MCQs हम आगे आने वाले वीडियो में अब डिस्कस कर रहे हैं, उसको एक बार जरूर देखिए, सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे और सभी पॉइंट को अपने अच्छे से समझा होगा। चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।